कुंडली के वो कौन से भाव हैं जो बताते हैं कि आपने अगर लड़के से विवाह कराया तो बेटी का हाल ट्विशा जैसा हो सकता है या बेटे का हाल राजा रघुवंशी जैसा हो सकता है? किसी भी लड़की की कुंडली में अगर केतु 5वें घर में बैठा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसकी ज़िंदगी का अंत आपके घर में आमंत्रित कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया मेरे ऑफिस में अपनी वाइफ की कुंडली लेके, उसने कहा कि ये बहुत ही बड़ी करेक्टर लूज है, इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया आज, अब मुझे बताओ कि मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। बट ये जो भी कमियों के साथ थी, ये तुझे बीवी के रूप में क्यों मिली? सबसे पहले तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हो और आपको पता चल गया कि आपके 2nd हाउस में 7th हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं, तो किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ। क्या शादी के तुरंत बाद आपका भाग्य परिवर्तन आपका जीवन साथी कर सकता है, या आपका भाग्य अच्छा चल रहा था तो उसको खराब आपका जीवन साथी कर सकता है? लड़की की कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी बैठे और सप्तमेश की पोजीशन, अगर पुरुष की शादी होती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना फल देना बंद कर देते हैं। अगर व्यक्ति को चाहिए कि उसके शुभ ग्रह काम करें तो अपने आप को इन ऋणों से मुक्ति दिलाए। ज्योतिष केवल ज्ञान है, आपको समय की, आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना अच्छे कर्म के, बिना अच्छे स्वभाव के किसी का नहीं बदलता। ग्रह किसी भी उपाय से ठीक नहीं होते, ग्रह सारे आपके कर्मों से ठीक होते हैं। आपकी पूरी बॉडी में ग्रह हैं। हमारे शरीर में जो मन है ये रावण है, हमारी आत्मा सीता है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी यानी कि बल रूपी मंगल हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अगर आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, आपके परिवार में किसी की भी शादी है, या आप प्लान कर रहे हैं कि अगले कुछ साल में आपके बेटे या बेटी के लिए आप कोई रिश्ता, कोई वर, कोई वधू ढूंढना शुरू करेंगे, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमूमन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो हम कुंडली मिलान कर लेते हैं कि 36 में से कितने गुण मिले। क्या मात्र कुंडली मिलान ही काफ़ी है शादी के पहले? और ख़ासकर आज का समय जब अलग अलग तरह की हम खबरें सुनते रहते हैं। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का किस्सा, उसके बाद सिया गोयल, केतन अग्रवाल। ये वो खबरें हैं जो दिमागों में बैठ चुकी हैं। तो क्या करना है विवाह के पहले? कुंडली में वो कौन से भाव हैं, वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से योग हैं जिनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, सारी बात हम समझेंगे आज पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी जिन्हें आप पहले भी चिंतामणि विद एसकेटी पर देख चुके हैं, कुणाल कुमार जी। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हम पूरा जो विवाह ज्योतिष है उसके ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं आज, और मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि जितने डर हमारे मन में बैठे हुए हैं, ये पॉडकास्ट ख़त्म होने तक कम से कम वो डर दिमाग से, मन से निकल जाएगा। तो शुरुआत जो मैं करने जा रही हूँ, रेड फ्लैग शब्द आज के टाइम में बड़ा कॉमन हो चुका है। लड़कियाँ पूछती हैं लड़कों में रेड फ्लैग क्या है, ग्रीन फ्लैग क्या है। मैं अगर शुरुआत करूँ कि कुंडली जब कोई ज्योतिषी मिलाता है तो क्या 36 गुणों के अलावा रेड फ्लैग्स भी वो देखता है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आज का ये पॉडकास्ट है उसके लिए मुझे लगता है कि सभी को एक फ़ायदा तो मिलेगा ही, क्योंकि उनको नॉलेज मिलेगी। और सबसे बड़ा आभार इस बात का आपको कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो शादी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं मेरे पास, मेरे मन में भी ये बात रहती है कि आज व्यक्ति जो अपने बच्चे की शादी करने जा रहा है, जो अपनी क्षमता अनुसार 10-20 लाख रुपए से शुरू होता है और 10-20 करोड़ रुपए तक खर्च करता है, क्या वो अपने बच्चे के लिए सही पार्टनर ढूंढ रहा है? क्योंकि आज मेरे भी एक बेटा है, बेटी है, और मैं भी जब अपने बच्चों की शादी ढूंढूंगा तो क्या मैं इन गुणों को महत्व दूंगा? मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन में इन गुणों को तो बहुत ज़्यादा महत्व देता ही नहीं हूँ। मैंने आज के समय पर ये समझा है कि जो हमारी लाइफ में अगर सिर्फ ये गुण मैटर करते
तो शायद फिर तो कभी कोई डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए था। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी। अगर भृगु संहिता में सब कुछ परफेक्ट होता तो मुझे लगता है पाराशर ऋषि को शोध करके उसमें उसको अपग्रेड करने की उन्होंने कोशिश ना की होती। समय समय पर हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ज्योतिष को अपग्रेड करने की कोशिश की है। आज हम कलयुग में भी देख लें, के.एन. राव साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे ज्योतिष के सूत्र उन्होंने दिए। जैसे न्यूटन के एक फॉर्मूले को आइंस्टाइन ने चेंज कर दिया समय के अनुसार। तो ऐसे ही ज्योतिष भी जो है ये किताबों पे बेस्ड नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया बस वही ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष पल प्रतिपल हर पल शोध करने का एक विषय है, और जो व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से आज शोध करके नॉलेज दे रहा है वो हमेशा शिखर पर है, वो हमेशा राइज कर रहा है। बहुत बढ़िया आज का पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट, क्योंकि दो परिवार जुड़े होते हैं। शादी होती है तो आप देखो कितने फंक्शन होते हैं। आज के समय पे 3-4 फंक्शन होते हैं, पूरी फैमिलियाँ एक दूसरे के साथ रिश्तों में बन जाती हैं। जब ये रिश्ता टूटता है तो वो पूरी फैमिलियाँ आपस में उन सब के हार्ट ब्रेक हो जाते हैं। तो बात रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, ज्योतिष में सिर्फ ग्रहों को मैच करना, गुणों को मैच करना बंद कर दीजिए। आज के समय पर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस बच्चे के साथ अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं या जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं, उसकी कुंडली में उसके 7th हाउस की पोजीशन, उसके 2nd हाउस की पोजीशन, उसके 5th हाउस की पोजीशन कैसी है। शादी के लिए सिर्फ 7th हाउस, बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं कि सिर्फ 7th हाउस मैटर करता है शादी के लिए। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रह भी मैटर करते हैं। अगर लड़की की कुंडली में उसकी मैरिड लाइफ को देखना है तो बृहस्पति की पोजीशन को देखो, लड़के की कुंडली में उसकी मैरिड लाइफ को देखना है तो वीनस की पोजीशन को देखो। और अगर लड़की की और लड़के की कुंडलियों को समझना है तो उनके 7th हाउस की पोजीशन, उनके 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह, उनके 2nd हाउस की पोजीशन, 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह, क्योंकि 2nd हाउस हमारे परिवार कुटुंब का भी है। क्या जिस लड़की को आप अपने घर में लेके आ रहे हैं या जिस घर में आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं, परिवार के साथ उसका मेल मिलाप कैसा रहेगा, या जो लड़की आपके घर में आ रही है वो आपके परिवार कुटुंब के लिए कैसी है। कल को ये कुटुंब टूटने वाला तो नहीं है। एक दोष पूरे परिवार को तोड़ के रख देता है। उसके बाद 5th हाउस कि जो लड़की आपके बेटे से प्यार कर रही है, क्या वो सच में आपके बेटे से प्यार करती है। पैसे के लिए आपके बेटे को उसने अपना एक इनकम स्रोत समय अनुसार व्यक्ति ढूंढ लिया है कि यार इसके पास पैसा बहुत है और इससे शादी करके मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं ऐश करूँगी। कल को वो आपके बेटे से शादी सिर्फ उसकी फर्स्ट प्राथमिकता आपके बेटे की, आपके उसके बैकग्राउंड में या आपके द्वारा कमाई हुई संपत्ति है। उसने देख लिया कि इसके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है। तो ये सब चीज़ें आज के समय पे जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देखनी बहुत ज़रूरी है। यही रेड फ्लैग है। बात सर लड़का और लड़की पक्ष दोनों तरफ की है, दोनों घबराए हुए हैं। मैं दो जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हुए सवाल आपसे पूछूं। एक लड़की ट्विशा शर्मा, जिसकी हमने देखा बड़े चाव से शादी घर वालों ने की और फिर जैसे ही वो ससुराल जाती है ससुराल वाले उसको मार देते हैं। फिर दूसरा हमने सोनम रघुवंशी वाला केस भी देखा, जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके वो अपने पति की हत्या करवा देती है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या कुंडली के कोई भाव ये बताते हैं कि शख्स इतना हिंसक हो सकता है कि वो अपने पार्टनर की हत्या तक कर दे। क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्रोध चाहे जितना भी हो, आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को पसंद करें ना करें, ज़बरदस्ती आपकी शादी कराई गई हो, लेकिन हर कोई हत्या तक नहीं पहुंचता है। मैं ये समझना चाहती हूँ कुंडली के वो कौन से भाव हैं जो बताते हैं कि आपने अगर लड़के से विवाह कराया तो बेटी का हाल ट्विशा जैसा हो सकता है या बेटे का हाल राजा रघुवंशी जैसा हो सकता है। देखो, जैसे अभी आपने, हम ये 2 केस हैं, तो पहले ट्विशा की बात करते हैं कि शादी हुई और शादी के बाद परिस्थितियां ऐसी हुई कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके लिए तो मैं, आज के समय पे हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लड़के की कुंडली देखते हैं, लड़के के साथ कुंडली मैच कर लेते हैं, गुण देख लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। बट हम परिवार के जनों के बारे में तो जानते ही नहीं हैं। और
परिवार के जनों के बारे में जाने कैसे, कि आज हम ये तो किसी को बोल नहीं सकते कि हमें सास ससुर और इसके देवर जेठ सबकी कुंडलियाँ चाहिए। मेरे ख्याल से कोई जल्दी से कोई सहमत नहीं होगा और थोड़ा सा हो सकता है ऑकवर्ड भी लगे। लेकिन आप लड़के की कुंडली से उसके परिवारजनों को देख सकते हैं, यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस धन का घर दुनिया मानती है कि धन भाव है, पर ये पारिवारिक और कुटुंब का भी घर है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, और यही हमारा मार्केश भी है। अब अगर किसी लड़की की जन्म कुंडली में उसके छठे घर की पोजीशन अपने से द्वादश यानी कि 7th हाउस में बन जाए तो, और किसी पाप ग्रह से वो पीड़ित है और उसके सेकंड हाउस में भी केतु, राहु या चंद्रमा या सूर्य चंद्रमा इनमें से कोई ग्रह नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है, और उसके साथ में राहु केतु की युति बनी हुई है, या चंद्रमा नीच के हो जाएं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, विष योग बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति, अगर ऐसी स्थितियां आपके बेटी की कुंडली में हैं तो ये ऐसा अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि उसको ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, वो ससुराल में पूरे परिवार के साथ नहीं रहेगी। अगर ऐसे योग आपके बेटी की कुंडली में बने हुए हैं तो या तो बेटी विदेश में जा कर के या दूर रह कर के शादी हुई, और वो बेटा जी अभी जॉब करता है, बेंगलोर में जॉब करता है, कहीं अलग अकेले जॉब करता है, तो वो भी जन्म स्थान से दूर, तो 10% चांस हैं कि वो मैरिड लाइफ अच्छी चल सकती है। लेकिन अगर पारिवारिक कुटुंब के साथ वो रहती है या लड़के की कुंडली में ऐसे कोई योग बने हैं तो उनकी जो कौटुंबिक लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं चलेगी। ऐसी मिसहैपनिंग होने के चांस हो सकते हैं। बट मैं फिर बताता हूँ कि योग तो जैसे त्विषा की कुंडली है या उसके हस्बैंड की कुंडली है, ऐसी कुंडली तो और भी बहुत सारे लोगों की होंगी। सबके साथ जरूरी नहीं कि ये हादसा होना हो। ये किस समय पर हम शादी कर रहे हैं। आज मंगल नीच का सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और हमने शादी कर दी, और मंगल के साथ उसके अष्टम की या उसके 7th हाउस की सूक्ष्म अंतर्दशा है। हो सकता है कि वो दशा जीवन में आई ना किसी लड़के की कुंडली में, लेकिन अगर आपकी बेटी की कुंडली में वो दशा आने वाली है तो उस पीरियड पे उसको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय पीरियड उसको ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है, यानी कि की गई जरा सी भी बहस, की गई जरा सी भी बदतमीजी आपके लिए उल्टा भारी पड़ सकती है। कभी कभी सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, जैसे मनी माइंड है, फैमिली आपको समझ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लड़की को सिर्फ डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए और उसको उस फैमिली को समझना चाहिए। उसको 2-4-6 महीने उसको लगता है कि ये फैमिली तो बहुत ही मनी माइंडेड है और इनके साथ उसका रिलेशन चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, तो उसको अपने आप को उस फैमिली के साथ डिप्लोमेटिक लाइफ को जिए, और एक बार अपने घर पे आने के बाद वो अपने माता पिता को बताए कि इस फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम है, और आज तो आप मुझे अब नेक्स्ट टाइम तो मुझे भेज दोगे, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इस फैमिली के साथ मेरी लाइफ आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं वापस आ भी पाऊँगी कि नहीं आ भी पाऊँगी। तो मेरे ख्याल से फैमिलियाँ डिसीजन ले सकती हैं। तो इस त्विषा की लाइफ के लिए तो मैंने ये बताया। अब दूसरा आती है जो केतन वाली जो स्टोरी है। यहाँ पर जब आप किसी भी लड़की से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, या ये उल्टा भी हो सकता है कि अभी यहाँ पे लड़की ने, लेकिन हो सकता है कि लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे आपने सुने नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुना नहीं है तो अपने, क्योंकि कुछ स्टोरियाँ तो ओपन हो जाती हैं। हाँ। बहुत सारी स्टोरियाँ शालिनी जी ऐसी भी हैं जो ओपन नहीं हो पाती कि महिलाओं के साथ तो जुल्म के मामले में मैं कहूंगी कि ये पुरुषों के साथ तो जो हो रहा है वो नया चलन में है। हाँ, महिलाओं के साथ तो होता है। अब मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आज कितने लड़के ऐसे हैं कि लिव इन में रहते हैं किसी लड़की के साथ, उन्होंने 4 साल हॉस्टल में, फिर उसके बाद बाहर घर लेकर के लंदन में, यूएस में, मैं कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में जहाँ मैं विजिट ना करता हूँ, और मैंने यही तो समझने की कोशिश की है लोगों की परेशानियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं। कि आज एक लड़का एक लड़की के साथ लिव इन में रहता है, अब उसको उसके फादर ने बताया कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, तो उसके फादर ने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई ये लड़के और बहुत पैसे वाली फैमिली है। लड़का 1 मिनट में अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसके साथ 4 साल वो रिलेशन में रहा, फिजिकल सब कुछ उसने एज ए वाइफ लाइफ जी, उसको छोड़ देता है। अब वो अगर उसकी लाइफ में आने की कोशिश भी करती है तो उसको
थ्रेट देता है, उसको पिटवा देता है, ऐसी दोनों तरफ है। और पर बात आपने जो क्वेश्चन की थी, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हादसा ना हो जो केतन का हुआ, तो सबसे पहले जिस लड़की से आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं उसके 5th हाउस की पोजीशन को देख लें। 5th हाउस हमारे दिमाग का है, हमारी बुद्धि का है, हमारे कूटनीतिज्ञता का है। किसी भी लड़की की कुंडली में अगर केतु 5वें घर में बैठा है, राहु केतु में से कोई भी ग्रह बैठे हैं, और साथ में चंद्रमा या सूर्य की युति बन जाए, या मंगल नीच का है राहु के साथ बैठा है, मंगल नीच का है केतु के साथ बैठा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसकी जिंदगी का अंत आपके घर में आमंत्रित कर रहे हैं। या 5वें घर की पोजीशन नीच राशि में चली जाए, भाई आयु कहाँ से देखी जाती है? 8वें घर से। लॉस मोक्ष कहाँ से देखा जाता है? 12वें घर से। मृत्यु कहाँ से देखी जाती है? 7th घर से। सेकंड मार्केज जो है 2nd हाउस है। इन भावों से ही जो ये चीज़ें देखी जाती हैं, इनके बारे में हम डीपली नहीं समझते। सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमने पंडित जी को कुंडली भेजी थी, उन्होंने बोला 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 18 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके अलावा हम और कोई चीज़ कंसीडर ही नहीं करते और शादी कर देते हैं, जिसका खामियाजा शादी के 2 महीने भी नहीं बीते, 6 महीने भी नहीं बीते और उनको भुगतना पड़ता है। ठीक बात। उनकी बेटी या उनका बेटा जो है एक अलग ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि गलत डिसीजन लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी। मैं यहाँ पर दोनों फैमिली को समझाना चाहता हूँ कि आपके बेटे के साथ भी मिस हैपनिंग ना हो और आपकी बेटी के साथ भी मिस हैपनिंग ना हो। तो कभी भी जब आप अपनी बच्चे की शादी किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से कर रहे हैं, तो 5th हाउस की पोजीशन, 7th हाउस की पोजीशन और 2nd हाउस की पोजीशन को अच्छे से देख लें। अगर इन भावों में कोई ग्रहण दोष लगा है, कोई चंडाल दोष लगा है, कोई विष दोष लगा है, या कोई इनमें से किसी भी भाव का मालिक नीच राशि में बैठा है, तो आप अपने बच्चे के लिए एक मुसीबत आमंत्रित कर रहे हैं और कोई इसका ज्योतिषीय उपाय नहीं है। हर बात की मुझे लगता है सलाह ज्योतिषी के पास भी जाने से नहीं होती है। जैसा आपने अभी ट्रिशा शर्मा का केस बताया कि बच्ची अगर घर आ रही है, हालांकि ये ज्योतिषीय पॉडकास्ट है, बट मुझे आपकी बात सुन के लगा कि मुझे व्यूवर तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जैसा सर भी बोल रहे हैं, बच्ची घर आके अगर कह रही है कि मेरे लिए रहना मुश्किल है ससुराल में, तो वो उपायों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो कॉल आपको लेनी होगी। फिर आप ज्योतिषी के पास जाइए और बोलिए कि जी अभी अभी शादी हुई है, बड़ी बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, बेटा तुम सहो, या कोई उपाय आप बता दीजिए, और वो करने की आप कोशिश कीजिए, तो फिर बच्ची भी जाएगी और बहरहाल फिर क्या। शालिनी जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा, देखो, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, विवाह से रिलेटेड। हो सकता है कि लोग देख करके कल को शादी से रिलेटेड मुझसे भी आके बात करें, पर मैं आपको बता दूं अपने बारे में, ये एक ऐसे थॉट्स हैं कि मैं बहुत कम, यानी कि शायद 1% मैं कुंडलियाँ मैच नहीं करता। अच्छा। मैं बताता ही नहीं हूँ। अगर कोई कुंडलियाँ मैच कराना चाहता है तो शायद 1% चांस होंगे, कोई मेरे ऊपर किसी का प्रेशर हो, कोई मेरे फैमिली कनेक्शन में या कोई मेरी फ्रेंडशिप कनेक्शन में कोई लेकर के आ जाए, नहीं कुणाल जी कुंडली तो मैच ही करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे गलती से भी कोई गलती हो। ये 2 फैमिलियों को जोड़ने का आज के समय में पंडित क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं जी, इनका फेयर चल रहा है 5 साल से, अब मुझे दिख रहा है कि ये शादी होएगी और इस लड़की का जीना हराम हो जाएगा, ये शादी होएगी और ये लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब उनको समझाना भी चाहूँ तो मैं समझा नहीं सकता, अरे पंडित जी कोई, कुणाल जी कोई उपाय करा दो, कुछ भी उपाय एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर लोग जानते हैं, समझते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल मंद बुद्धि हैं, कि उनको लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है और कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर हमें ये उपाय बताएगा, हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या उपायों से इन ग्रहों को बदला जा सकता है? आप तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हो। ठीक बात। क्या धरती का कोई इंसान जो खुद पाखंडी है, मैं भी हो सकता है कि पाप से लिप्त हूँ, मैं कोई प्योर नहीं हूँ, प्योर सोल नहीं हूँ, लेकिन अगर जेन्युइन में प्योर सोल हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा अच्छी है और मैं किसी के लिए कोई चीज़ें कर रहा हूँ, तो शायद ये ग्रह हमसे प्रभावित होते हैं, हमारी बातों को समझते हैं कि यार उसकी इंटेंशन तो ठीक है।
ठीक बात है। उसका समय बढ़िया चल रहा है। कभी कभी जैसे हमारे ऋषि मुनि श्राप देते थे तो उनकी बातें सच क्यों होती थी? क्योंकि उनके जो तप होता था उसमें शक्ति होती थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके तप की वैल्यू को समझकर उनकी बात को सच करने के लिए उनको आशीर्वाद प्रदान कर देते थे। भगवान कोई उनसे दबे हुए थोड़ी ना थे कि नहीं इन्होंने श्राप दिया है तो उनकी बात मानूंगा ही मानूंगा, ये कोई जरूरी नहीं था। तो आज के समय पे दोषों का सॉल्यूशन उपायों के माध्यम से जरूरी नहीं है। मैं एक कुंडली बनाता हूँ, उसका नाम है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली कर्मों के आधार पर बनाई गई कुंडली। सबसे पहले मैं यही लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ये जानो आपके जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। आपने जन्म पाया, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सिर्फ हम एक ही रण की बात कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा राहु दूसरे या सातवें घर में स्थित हो, दूसरे या सातवें घर में स्थित हो भाव में, तो ऐसा व्यक्ति पत्नी ऋण दोष से पीड़ित हो जाता है। पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष। इस पाप के कारण को समझो पहले। अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, या किसी ऐसी स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, या अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन बनाना, फिजिकली रिलेशन बनाना, और उसको अपनी पत्नी से भी ज्यादा वैल्यू दे देना। मैरिटल अफेयर, जैसे आज का युग जो है मैरिटल अफेयर कहता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये पाप नहीं है? बिल्कुल है। इसकी सजा तो पता नहीं कितने जन्मों तक तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। मैं बीच में 1 मिनट रोक के एक बार फिर से ये समझना चाहती हूँ, जिन भावों के बारे में आपने बताया वहाँ अगर ग्रह मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मतलब इस जन्म में वो ग्रह मेरी कुंडली में है तो अभी मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रहेगा, या पिछले जन्म में था इसलिए वो ग्रह बैठे हैं? ये तो जन्म के साथ ही ग्रहों की स्थितियां बन गई। हाँ। ये ग्रह हर भाव में, किसी न किसी भाव में, 9 ग्रह 12 राशियों में 12 भाव में कहीं ना कहीं बैठेंगे। हाँ। इन भावों में इन ग्रहों का होना ही इंडिकेशन है कि आपने कौन से बीज बोए और क्या फसल पाने के लिए आपका जन्म हो रहा है। कहते ना बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए, आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। हाँ। तो आप क्या कर्म करके आए हो, सबसे पहले ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कुंडली में ये ग्रहों की पोजीशंस जो हैं वो हमें क्या इंडिकेशन दे रही हैं। सवदोष ऋण, सेल्फ ऋण, एजनकृत ऋण, निर्दयी ऋण, जालिमाना, पत्नी ऋण, कन्या ऋण, स्त्री ऋण, एजनकृत ऋण, प्रकृति ऋण। डॉग को मारना, जीव जंतु को मारने से प्रकृति ऋण दोष बनता है। तो हर भाव में जो ये ग्रह बैठे हुए हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले हमें इन इंडिकेशन को समझना है, क्योंकि आज शादी की बात है, विवाह की का पॉडकास्ट है, तो मैंने सिर्फ उसी की बात की कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जन्म कुंडली में पति ऋण दोष या पत्नी, यानी कि पूर्व जन्म में हमारी मैरिड लाइफ कैसी थी, तो ये कुंडली देख के पता चल सकता है कि पूर्व जन्म में भी आपने किसी की हत्या करी थी, आपने किसी को डिच किया था, तो इस जन्म में वो स्थितियां आपके साथ भी घटित हो रही हैं। मैं एक छोटा सा हादसा सुनाता हूँ, मेरी सोसाइटी का है। वैसे तो आज से करीबन 15 साल पुरानी बात है, 16-17 साल पुरानी बात है। एक व्यक्ति आया मेरे ऑफिस में अपनी वाइफ की कुंडली लेके, और उसने बोला कि कुणाल जी मुझे अपनी वाइफ की कुंडली दिखानी है। तो मैंने कुंडली ओपन करी तो उसने कहा कि ये बहुत ही बड़ी करैक्टर लूज है, इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया आज, अब मुझे बताओ कि मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी कुंडली उसको वापस कर दी। मैंने कहा मुझे अपनी कुंडली दिखाओ। कहता है करैक्टर लूज तो ये है, आप मेरी कुंडली क्यों देख रहे हो? मैंने कहा तूने इसको तो रंगे हाथों पकड़ लिया, ये तो करैक्टर लूज है, ये तो तुझे पता ही चल गया ना, अब मुझसे जान के क्या करेगा? बट ये जो भी कमियों के साथ थी ये तुझे बीवी के रूप में क्यों मिली, ये तेरी कुंडली बताएगी कि तेरी कुंडली में ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये तेरी पत्नी बनी और तुझे ये दुख आज झेलना पड़ रहा है। अब वो सामने थोड़ा शांत था और उसने अपनी कुंडली निकाल के दी। मैंने देखा कि उसके 7th हाउस में सूर्य नीच के बैठे हुए थे, साथ में चंद्रमा भी थे, अमावस्या का जन्म था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सूर्य चंद्रमा राहु जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 2nd हाउस जो प्यार का घर है, जो एकजुटता का घर है, 7th हाउस जो हमारी पार्टनरशिप और हमारी पत्नी के साथ लॉन्ग शिप का मालिक है,
वहाँ पर सूर्य चंद्रमा या राहु बैठ जाए तो पत्नी ऋण दोष बनता है। तो मैंने बोला कि तुझे दुख हो रहा है? उसने बोला बहुत, मैं तो बहुत तड़प रहा हूँ। मैंने कहा तूने यही कर्म पिछले जन्म में किया था अपने पार्टनर के साथ, और तेरे पार्टनर ने किया था, क्योंकि सूर्य नीच का बैठा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो तू दुखी है तू, और या इसको डिवोर्स दे दे। पर इन दोनों को करके तू इनसे बच नहीं सकता, फिर तेरा जन्म होगा और इसी जगह आकर के फिर तेरी स्थिति यहीं से आगे बढ़ेगी। कह रहे मतलब ये दुख मुझे फिर झेलना पड़ेगा? कि हाँ, क्योंकि तेरा प्रायश्चित तो पूरा नहीं हुआ ना, तू तो इससे भाग रहा है। जब तक इस दुख को तू पूरा झेलेगा नहीं, तब तक तेरा प्रायश्चित पूरा हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं? मैंने कहा देख, भगवान की लीला तो भगवान जानते हैं, बट मैं तुझे कोशिश करके ये समझाने की कोशिश करता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। कि अपनी बीवी को इतना प्यार कर, तूने पकड़ लिया ना उसको, वो कैरेक्टर लूज है, बुरी है, जो भी है, बट तू उसको फिर भी प्यार कर, और उसको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि एक दिन वो तेरे चरणों में बैठ के बोले कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और हम अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। उसने मेरी बात को पूरी ध्यान से सुना। उपाय 2 4 5 उपाय तो मैंने ज़रूर बताए होंगे, लेकिन उसने मेरी बात को फॉलो किया। मेरी वाइफ, शादी को हमारे 15 साल हो गए, और मेरी वाइफ भी हमारी, मतलब हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, और वो भी हमारी सोसाइटी की फैमिली है। मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, और वो व्यक्ति जब कभी मेरे सामने आता है तो वो आंखें झुका लेता है, वो मेरे से आंखें नहीं मिलाता। बट मैं ये सोचता हूँ वो पहली बार होगा, उसके बाद आप शालिनी जी सोच ही नहीं सकते मैंने कितने घरों को टूटने से बचाया होगा। अब मैं, जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे डर लगता है कि मैं अगर इस पे काउंटर करूं और फिर आप आगे कंटिन्यू करें, आपकी बात हो सकता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ठीक हो। मेरा 2 सवाल इसमें है। पहला तो ये व्यावहारिक रूप से कितना किसी के लिए भी संभव है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बहुत से ऐसे मर्द भी समाज में हैं जिनके 1 नहीं 2 3 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो पत्नी उसको माफ़ करके और उसी के साथ आगे समर्पित होके विवाह बढ़ाती रहे। मैं नहीं जानती व्यावहारिक रूप से ये कितना कठिन होगा। ये मेरे पहला देखो सवाल। जैसे हाँ, दूसरा भी मैं इसी के साथ जोड़ लूँ कि ये तो फिर एक साइकिल हो गई। एक तो जो आपको धोखा दे रहा है, ये उसको एक तरह से छूट दे देना हुआ कि भाई ये तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, और फिर तो ये साइकिल हो गई ना। पिछले जन्म में उसने धोखा दिया, अब इस जन्म में जो पत्नी कर रही है वो अगले जन्म में उसको फिर मिलेगा, तो ये तो कभी ना रुकने वाला एक सिलसिला हो गया। ये मैं चाहती हूँ आप अगर मुझे ज्योतिष के हिसाब से समझाएं। देखो जैसे अगर अभी मैंने यही बताया आपको कि ये परिस्थितियाँ कुंडली के हिसाब से देखी जाती हैं, कि अगर आपके पार्टनर की कुंडली में या आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा राहु 2nd या 7th हाउस में बैठे हैं, तो इसका एक मतलब साथ होना जरूरी है नहीं, अकेले भी। तो मैं तो मतलब चाहे सूर्य बैठ जाए, चाहे चंद्रमा बैठ जाए, चाहे राहु बैठ जाए, हजारों लोगों की कुंडली हाँ, तो करोड़ों की कुंडली में ये तो इंडिकेशन है ना। लेकिन हम क्या इतना अच्छा, डायरेक्ट या जनरलाइज कर सकते हैं? मैं फिर से ये पूछता हूँ कि ज्योतिष क्या सिर्फ ये कि सूर्य यहाँ पर बैठा, ये राजयोग बना रहा है, ये ग्रह यहाँ पर बैठे, तो इनको हम पढ़ कैसे रहे हैं? क्या सिर्फ इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को हम पढ़ रहे हैं? ये हमारे हम प्रारब्ध को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। जबकि जन्म हमारा अपने प्रारब्धों को ठीक करने के लिए हुआ है। ये जो शरीर मिला है ना हमें, ये अपने प्रारब्धों को ठीक करने के लिए हुआ है। भीष्म पितामह थे, एक जन्म में उन्होंने एक सांप को तड़पते देखा और सैनिक को बोला इसको पास की झाड़ियों में छोड़ दो। उस सैनिक ने पास की झाड़ियों में छोड़ा नहीं, फेंक दिया। वो सांप 6 दिन तक उन कंटीली झाड़ियों में फंसा रहा, तड़पता रहा। जितना निकलने की कोशिश करता उतना और फंस जाता। 6 दिन 7 दिन तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हुई। 100 जन्म लगे। भीष्म पितामह ने दोबारा किसी जन्म में कोई पाप ना किया, ना होने दिया। लेकिन द्वापर युग में जब वो भीष्म के रूप में, देवव्रत के रूप में उनका जन्म हुआ, तो वहाँ उस जन्म में उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण अपने सामने होने दिया और उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया अपनी प्रतिज्ञा की वजह से। उन्होंने अखंड प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, उस पर बैठा हुआ
पापी है, कुकर्मी है, उसकी भी रक्षा करेंगे, लेकिन उन धर्म को भूल गए। तो कृष्ण जी ने उनको धर्म को ही तो याद दिलाया कि आज इस धर्म को छोड़ करके जिस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुमने द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, उसी पल तुम्हारा पाप तुम्हारे मृत्यु को लिखने के लिए राजमहल में प्रवेश कर गया और तुम्हारी मृत्यु लिख डाली। तो यहां पर भी मैं यही कि ये जो ग्रह हमारे भावों में बैठे हैं, ये इंडिकेशन है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मुझे प्रायश्चित करना। लोग कमेंट करना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है द्वितीय और सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु का होना, मुझे नहीं, लगता है केतु का नहीं, सूर्य, चंद्रमा, राहु का, मुझे लगता है ये बड़ा ही कॉमन पर हो ये जाएगा। पति ऋण दोष है। इसका सबसे पहले तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हो और आपको पता चल गया कि आपके सेकंड हाउस में, 7th हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं, तो किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ। कोशिश करो 100 गायों को जाके चारा खिलाओ और वहां पर परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करो कि मुझसे पिछले जन्म में जो भी गलतियां हुई, उस गलती का तो मुझे बोध नहीं है, बट मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए आज अपनी तरफ से 100 गायों के चारे के पैसे दे रही हूँ या 100 गायों को चारा खिला रही हूँ। मुझे इस ऋण से, इस दोष से मुक्ति दिलाओ। उसके बाद मैं जानता हूँ कितने लोगों को मैंने कराया है, चीज़ें ठीक होती हैं। अगर सच में दिल से किया गया कोई भी प्रायश्चित, कोई भी गलती आप सुधारना चाहते हो तो उसका सॉल्यूशन है। मुझे लेकिन ये उल्टा खतरा समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के। अगर अब लोगों ने ऐसी कन्या या ऐसे वर से शादी ही करना बंद कर दिया, भाई देखना आसान है, जैसे ही आप कुंडली मिलान के लिए हाथ में कुंडली आई, आपने देखा कि अच्छा लड़के तो द्वितीय और सप्तम भाव में ये तो आपके बेटे में भी हो सकती है ना प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, पर लोग तो उल्टा काम करते हैं, मैं मानती हूँ। ये जो ये है कि एक व्यक्ति अपने इस प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए आया है। एक है कि इस जन्म में वो गलती कर सकता है, हो सकता है उसकी कुंडली में कोई ऋण ना हो, लेकिन अगर उसके 5वें घर में, 5वें घर से पत्नी ऋण दोष नहीं बनता या पति ऋण दोष भी नहीं बनता, लेकिन 5वें घर से आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता तो पता चलती है। चंद्रमा हमारे शरीर में, हमारे मन के रूप में है, सूर्य हमारे हृदय के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में है। तो जब किसी जातक की जन्म कुंडली में 5वां घर हमारी बुद्धि का, ज्ञान का, हमारे असेंडेंट और डिसेंडेंट, हमारे प्रारब्ध, पीढ़ी दर पीढ़ी, हम किस कुल से आए हैं, हम रघुवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम शांडिल्य फैमिली से हैं, या हम वशिष्ठ ऋषि की फैमिली से हैं, ये 5वें घर से पता चलता है। और 5वें घर में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी कहाँ पर बैठे, और 5वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, 5वें भाव के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये सारा ब्यौरा देते हैं। सिर्फ आपने अगर उसको कैलकुलेट कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाली लड़की अच्छी है या सामने वाला लड़का अच्छा है। फिर मैं जानता हूँ कि 101% आप गुण मैटर नहीं करते, गुणों को महत्व दो मत दो, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने एक ऐसे लड़के के साथ या ऐसे लड़की के साथ अपने बच्चे की शादी करी जिसके सप्तमेश की पोजीशन, जिसके पंचमेश की पोजीशन, जिसके द्वितीयेश की पोजीशन अच्छी है, ऋण होना कोई पाप नहीं है, तो भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए हमें भेजा है और हमने भगवान से वो स्थिति पाली। भगवान के हम कितने क्लोज चले गए कि वो स्थिति पाली कि भगवान हमें ये जन्म चाहिए, हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर इतने ज़्यादा पापी होते तो शायद ये जन्म ही ना मिलता। लेकिन आज के समय में व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इन ग्रह स्थितियों से उनके नेचर को पता चलता है। हर माँ को पता होता है कि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हर माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है। अगर आप अपनी बेटी के लिए खुशियाँ लाना चाहते हो ना, तो अपने बेटे को कंट्रोल करना, अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना आरंभ कर दो। आज कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों पर ये बात मंड देते हैं कि हमारे बच्चे हमारी केयर नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने जीवन में आपने पैसे के प्रति इतनी ज़्यादा अपनी जो बच्चों को ध्यान नहीं दिया, बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, और आपने पैसे कमाने को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी कि पैसे ही पैसे कमाने में लगे रहे। आपका पैसा तो आपके बेटे ने बर्बाद कर ही देना है, लेकिन आप अपने बच्चे के चरित्र को समझ ही नहीं पाए। कहते हैं कि अगर आपके पूत के पांव पालने में आपको नजर आ रहे हैं, तो वही समय है जब एक पौधा हम लगाते हैं ना और वो टेढ़ा हो जाता है, तो हम एक डंडी साथ में लगा देते हैं, क्योंकि वही समय है जब उस पौधे को सीधा किया जा सकता है, उस बच्चे को सीधा किया जा सकता है। एक बार उस पौधे ने वृक्ष का रूप ले लिया,
फिर उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक बात। तो जो ये ग्रह स्थितियां हैं, इस बात को लेकर के ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी कुंडली में, जैसे मेरी खुद वाइफ की कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में बैठे हैं, मंगल भी साथ में बैठे हैं, तो सबसे पहले मुझे पता उसका लगन कैसा, उसके लगन में बुध भी बैठे हैं, भद्र महापुरुष योग है। मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की सिर्फ रिश्ता होने और शादी होने के बीच में 1 साल में ही करी थी। मैंने ये देखा है कि आज तक मैंने कितनी हज़ारों कुंडलियां देख डाली होंगी, बट मुझसे अच्छी मैरिड लाइफ मैंने इस धरती पे किसी की नहीं देखी। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी अच्छी मैरिड लाइफ किसी की देखी नहीं है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी। हम जब किसी से शादी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं, बट सिर्फ गुणों को महत्व देकर के हम शादी करा देते हैं। फैमिली देखते हैं, यार सामने वाली फैमिली बड़ी रिच है और शादी करा दी। आपने ये कभी जानने की कोशिश की नहीं कि उस बड़ी फैमिली में आपके बच्चे को सुख मिलेगा भी कि नहीं। ठीक बात। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से जानी जा सकती हैं। मैं आप ही का जो आपने शादी का उदाहरण दिया उससे सवाल लिख ले रही हूँ। आपने कहा कि आपके विवाह होने के 1 साल के भीतर आपने बहुत तरक्की की। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या शादी के तुरंत बाद आपका भाग्य परिवर्तन आपका जीवन साथी कर सकता है, या आपका भाग्य अच्छा चल रहा था तो उसको खराब आपका जीवन साथी कर सकता है, या वो आपके खुद के ही ग्रह होते हैं जो बस एक्टिव हो जाते हैं? हाँ, खुद के ग्रह होते हैं। देखो 7th हाउस पत्नी का घर है, हालांकि 2nd हाउस भी और 5th हाउस भी इसमें कंसीडर होता है, लेकिन 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लड़की की कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी बैठे और सप्तमेश की पोजीशन अगर 9th हाउस में, 10th हाउस में, एकादश घर में, या 2nd हाउस में, या 4th हाउस में चली जाए, या 5th हाउस में बन जाए, तो ये सबसे टॉप पोजीशंस हैं। सबसे टॉप पोजीशन है कि अगर आप के पार्टनर की 7th हाउस की पोजीशन, भाई 9th हाउस भाग्य का हो गया, 10th हाउस बिजनेस का हो गया, 11वां घर इच्छाओं आकांक्षाएं लाभ का हो गया, 2nd हाउस धन का हो गया, 4th हाउस सुखों का हो गया, 5th हाउस बुद्धि विवेक चातुर्य की शादी हुई और उसकी पत्नी के माध्यम से, उसकी पत्नी के माइंड से, उसकी पत्नी के कार्य करने से पति का बिजनेस जो है दिनों दिन रात चौगनी तरक्की करने लग गया। ये सब कुंडली से पता चलता है। लेकिन वो हमारे अपने ही ग्रह होते हैं जो एक्टिव। हमारा जो 7th हाउस है, एक्चुअली तो सही बताऊं, ये पार्टनरशिप का भी घर है और शादी का भी घर है। किसी भी लड़के की कुंडली में 7th हाउस शादी होते ही एक्टिव हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस की पोजीशन भी इन्हीं भाव में किसी में बैठी हुई है, तो आपकी शादी होएगी। बचपन में आप 3 साल की हैं, आप 5 साल की हैं, आप 10 साल की हैं, मैं कुंडली देखूंगा और मैं बोल दूंगा कि इस लड़की की जिस घर में भी शादी होएगी उस घर के वारे नारे हो जाएंगे। यानी कि ये लड़का शादी करेगा और इसकी किस्मत, और 95% 99% भी अगर मैं बोलूँ तो गलत बात नहीं है कि पुरुष की शादी होती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। जो पत्नी है ना, माँ जो है वो महालक्ष्मी है, लेकिन जो पत्नी है वो भाग्य लक्ष्मी है। यानी कि भाग्य को मजबूत करना है, हाँ। शादी होनी है। तो जैसे ही आपकी शादी होगी, आपकी किस्मत में समझ लीजिए टेक ऑफ हो जाएगी। अब आपके 7th हाउस की पोजीशन, 7th हाउस के अगर पोजीशन अच्छी नहीं है, 7th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठे हैं, तो आपको अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली को समझ के उसको रिजॉल्व जरूर करना चाहिए। उसको रिजॉल्व करेंगे तो आगे चीजें और बेटर होती चली जाएंगी। कि आज आपकी 10%, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऋण दोष है, तो आपकी किस्मत में के आपके ग्रह और आपकी किस्मत 10% काम कर रही है। वो 100% तक पहुंचे, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पार्टनर्स के और अपने डेट्स यानी कि जो ऋण हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो खत्म कर देने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हम जो कुंडली बनाते कर्म कुंडली, उस कुंडली में सबसे पहले व्यक्ति के पैतृक ऋण भार और उनका सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ आप उनको पढ़ सकते हो और समझ के आसानी से कर सकते हो। गायों को चारा खिलाना, मछलियों को आटा खिलाना, चींटियों को आटा खिलाना, या डॉग्स को खाना खिलाना, या किसी विडो की, विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना, पीपल के वृक्ष को पानी देना, या घर में बराबर पैसे लेकर के किसी नवनिर्माण मंदिर में डोनेट करना, या पीले रंग की कुछ कोड़ियाँ जलाना, जल प्रवाह करना, माता के रोज सुबह उठते पाँव छूना, इसमें मेरा कोई फायदा तो है ही नहीं। बट आप अगर देखोगे, हम जितने भी ऋण भार हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इतने आसान से हैं, इतने इजी हैं कि कोई भी आसानी से कर सकता है और उनसे मुक्त हो सकता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति
कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इन स्थितियों से जातक के विकास पर भी असर होता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना फल देना बंद कर देते हैं। अगर व्यक्ति को चाहिए कि उसके शुभ ग्रह काम करें तो अपने आप को इन ऋणों से मुक्ति दिलाए। हम 2011-12 से हमने ये ऋणों से मुक्ति दिलाना लोगों को आरंभ किया। और मैं अगर ये बोलूँ ना कि आज मुझसे अच्छी एस्ट्रोलॉजी करनी शायद इस धरती पे किसी को आती नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह बता देता हूँ। ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। हाँ, ये गलत, पर मुझे लगता है गलत नहीं है। पूछो क्यों? ये इसलिए गलत नहीं है क्योंकि आज अच्छी और बुरी कोई भी क्लाइंट जो आपके पास आता है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज कितनी है। उसको इस बात से मतलब है कि उसको आपसे मिलके फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास जब भी कोई मिलने आता है, जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो मुझे इतना पता है कि उसको अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की, हमारे लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। एक बार वो अगर हमसे मिलने आ गया, उसके पास पैसा है तब भी, नहीं है तब भी, वो खर्च करेगा तब भी, नहीं करेगा तब भी, बट उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ईश्वर ने इसको मेरे पास भेजा है। आज मेरे बेस्ट टाइम चल रहा है, वीनस की दशा चल रही है, वीनस भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठा है, 20 साल शुक्र की दशा है। तो मैं तो हर इंसान को ये देखता हूँ कि भगवान मुझे मिला ही उस इंसान से रहा है जिसकी किस्मत बदलने वाली है। कई बार अभी मैं एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी आंटी हैं, हो सकता है ये पॉडकास्ट वो देखें, यूएस में रहती हैं, फिनिक्स में। उन्होंने मुझे स्पेशली मेरी टिकट कराई, मुझे यूएस बुलाया, फिनिक्स गया मैं उनसे मिलने। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप मुझे 30-40 साल की एज में मिली होती ना, तो आज आप बिजनेस टाइकून वुमेन बन चुकी होती। कह रही कुणाल मैं बिजनेस टाइकून वुमेन तो हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तो ये नहीं पता है कि ये पैसा मैं किसे दूँ। ना मेरे कोई बेटा है, ना पति है, ना भाई है, ना बहन है, ना मदर है, ना फादर है, कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। मुझे तो ये पता नहीं है कि ये मैं किसको दे करके जाऊँ। मुझे तो वारिस भी नहीं है मेरे पास, अभी मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा आंटी आपको मैंने बताया था कि इसके लिए अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए ताकि आपके सारे ऋण दोष खत्म हो जाए। तो कह रही मैं कराना चाहती हूँ, जितने मर्जी पैसे खर्च हो जाए, बट मेरे पास फैमिली ब्लड कनेक्शन नहीं है। अब ऐसी आज तक हमने कोई पूछा कराई नहीं कि मिनिमम 5 ब्लड कनेक्शन चाहिए। तो मैंने कहा आंटी फिर तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास 5 ब्लड कनेक्शन नहीं है फिर तो इसमें 5 ब्लड कनेक्शन होने चाहिए, ब्रदर हो, मदर हो, फादर हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी। तो आंटी का बात ख़त्म हो गई। फिर आंटी का अगले दिन फ़ोन आया, ये तो फ़ोन पे हमारी बात हुई थी। तो कहती हैं कि मैं भगवान के नाम दे सकती हूँ। मैंने कहा भगवान मतलब? कह रही एक मेरा नाम डालो, एक गणेश जी का नाम डालो, एक शिव जी का डालो, एक पार्वती जी का डालो। उन्होंने 5 नाम दे दिए। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पूजा कराई और मैं उसके बाद उन आंटी से मिलने गया। 2 दिन उनके पास रहा। कम से कम 1-2 एकड़ में उनका घर बना हुआ था और 75 ईयर्स में भी वो ऐसी थी जैसे कि 50 साल की कोई लेडी काम करने वाली है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर रही हैं अपने ज़माने में, रेडियोलॉजिस्ट रही हैं और बहुत अच्छा। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि व्यक्ति मुझे बहुत विलंब से मिलता है कि 60 साल में, 70 साल में लोग मिलते हैं, तब मुझे लगता है कि काश ये मुझे 30 साल में मिला होता, 40 साल में मिला होता, तो आज ये भी अडानी अंबानी जैसी पोजीशन पा चुका होता। क्योंकि ऐसे जो अंबानी जी की कुंडली में उस समय हज़ारों लोग पैदा हुए थे, लाखों लोग पैदा हुए थे। ठीक बात। कुंडलियाँ तो सबकी सेम होंगी, लेकिन अडानी और अंबानी तो ये एक व्यक्ति तो बना। बट सही बात आपको बताऊं कि लोगों को सही नॉलेज नहीं मिल पाती। अगर हर इंसान को सही नॉलेज मिलने लगे ना, तो हमारे देश में अडानी भी और अंबानियों की भी भरमार होगी। उम्मीद मैं कर रही हूँ आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक सही नॉलेज पहुँच रही है। और अगर कोई आपसे पहले आपकी सुविधा ले चुका है तो मुझे वो व्यूअर भी कमेंट करके बताए अगर उसे लाभ हुआ है। क्योंकि मतलब गुस्ताखी माफ़, उसके साथ मैं कहूँगी कि ये कहते हैं कि तारीफ़ तो तब होती है जब दूसरा बताए। तो कोई दूसरा मुझे कमेंट करे और वो बताए जिसने कुणाल जी की सेवा ली है, तो फिर मैं यकीन करूँगी। मैं तो एक पॉडकास्ट कर रही थी, तो जो मेरे मेहमान थे उन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो मेरा टेस्टिमोनी देख सकती है। तो मैंने उनको भी यही कहा, टेस्टिमोनी तो खरीदे भी जाते हैं आज के समय में। देखो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यही बात तो बोली थी कि
आप अपने आप कितनी भी तारीफ करते रहो, वो कहते ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। बट सबसे अच्छी क्लाइंटेज आज वो होती है जब लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, लोग कहते हैं कि कुणाल जी को मिलो यार, कुणाल जी अच्छे हैं, बाय नेचर अच्छे हैं, बाय व्यवहार अच्छे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जल्दी से हम कुंडली मैच नहीं करते, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज मुझसे कोई गलती से भी कोई गलती ना हो जाए और उसका खामियाजा मेरे बच्चों को ना भुगतना पड़े, इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। एक IAS ऑफिसर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी कम से कम मैंने 100 कुंडलियों से भी ज़्यादा मैच की होंगी, बट मैंने नहीं बताया कि मैंने कहा मैं कोई उपाय करा के शादी नहीं करा सकता। 100 से ज्यादा कुंडलियां मैच की थी। हाँ, कभी कितनी कुंडली लाते थे वो 100 अरे आज के समय पे इतने जो वो शादी वाले जो मैट्रिमोनियल जो हैं, हाँ। वो इतने 10-10 कुंडलियां उनके हफ्ते में आ जाती हैं। एक और हम एक हमारे ये 10-10 कुंडलियां एक साथ आ जाती हैं, इस पे पूछना चाहती हूँ कि जब 10 कुंडलियां एक साथ आती हैं तो सबसे जो आसान तरीका लोगों को लगता है वो मैच करना, गुण मिला लेना ही लगता है। मैं अगर परसेंटेज वाइज आपसे समझना चाहूँ कि आप गुण मिलाने को कितना वेटेज देते हैं? मैं उसको 10 to 20% बस वैल्यू देता हूँ। और उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ कि आपकी ग्रह मैत्री कैसी है। अच्छा, ग्रह मैत्री हमारी ट्यूनिंग है, हमारी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, हमारा फिजिकल कैसा होगा, भुगुट नाड़ी, ये बात की चीजें हैं। बट हम एक दूसरे की बात को वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्डिंग में हैं कि नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं कि नहीं। अगर मैरिड लाइफ में 2 लोग अच्छे दोस्त बन जाएं, कम बनते हैं, अच्छे दोस्त बन जाएं कि अपनी अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी बुरी से बुरी चीज अगर शेयर करना आरंभ कर दें, तो मैं कहता हूँ दुनिया में कभी कोई मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी। तो कंपैटिबिलिटी चेक करने का लेकिन मेरा जो फंडा है कुंडलियों को मैच करने का, मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं ग्रह मैच करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि व्यक्ति किस योग में आया है, जैसे शुभ योग, वृद्धि योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, प्रीति योग, शुक्ल योग, हर्षण योग, सिद्धि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, वज्र योग, ये सब बहुत शुक्ल योग, ये बहुत प्यारे योग हैं। इन योगों में पैदा होने वाले व्यक्ति इतिहास रचने आया है, कुछ करने आया है। गंड योग, अतिगंड योग, परिगा योग, व्यातिपात योग, वरियन योग, शूल योग, ये थोड़े से डेंजरस मैं पहली बार योग पे चर्चा सुन रही हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ नक्षत्रों पर तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ बच्चा किस योग का। आपने ये तो सुना होगा ना कि यार पता नहीं बच्चा किस योग में पैदा हुआ है, आते ही किसने पूरे घर के वारे नारे कर दिए। वहाँ नक्षत्र की बात नहीं होती, योग की बात होती है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ कि बच्चा सेकेंड पार्टनर किस योग में आया है। अगर अच्छे योग में बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। उसके बाद मैं सेकंड देखता हूं कि किस नक्षत्र में जन्म। नक्षत्र हमारी बहुत सारी हमारी पीढ़ियों के बारे में बताता है, हम कहाँ से हमारी रूट्स आई है, हम क्या हमारा नेचर है रहेगा, क्या व्यवहार रहेगा। नक्षत्र बहुत वैल्यूबल तो नक्षत्रों का मिलान ही तो कुंडली और मिलान है। नक्षत्रों में भी चरणों की वैल्यू, कि आप पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में कितने कौन से चरण में जन्मे हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ लगन चार्ट, फिर राशि, फिर ग्रहों की स्थितियों को समझता हूँ। तो ये तो ऐसे तो कोई 100 कुंडली नहीं मिलवा पाएगा आपसे, मोटी दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। नहीं मैं अपनों से तो कोई पैसे चार्ज ही नहीं करता। जब शादी हो जाती है तभी, कि अगर लगता है 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ तुम्हें इससे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता था, फिर मेरी फीस भेजना। तो आदमी सोच समझ के भेजता है। मैं कंपैटिबिलिटी वाला सवाल फिर से एक बार ले लूं, क्योंकि आपने कहा कि ग्रह मैत्री जो है उसको आप सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, तवज्जो आप सबसे ज़्यादा देते हैं। तो क्या कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में होगी या नहीं, वो वही मैत्री से पता चलता है? ग्रह मैत्री से, हाँ। ठीक है। तो ऐसा मतलब मैं आजकल ये भी ट्रेंड देख रही हूँ कि लोग खुद ही जाते हैं ऑनलाइन और जाके गुणों का ये तो मैंने आपको बताया शालिनी जी कि मैं गुणों में, अगर मैंने कहा गुण को मैं वैल्यू देता हूँ 10 to 20%। बट जैसे एक कुंडली को मुझे नहीं पता कि आप कितना वैल्यू देती हैं, बट मैं अपने जीवन में जो वैल्यू देता हूँ 50% कार्मिक, कर्मा को देता हूँ। कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये कोई कर्म थोड़ी ना हुआ, ये तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 80% 90% लोगों को यही पता नहीं कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनके कर्म क्या हैं और उनके फर्ज क्या हैं। तो यहाँ पर आदमी कंफ्यूज है। तो मैं कहता हूँ कर्म वो जो निस्वार्थ भाव से हर किसी के लिए एक समान हो, वो आपके कर्म। हर पल जो क्रिया है, हर पल जो किया गया कार्य है, हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये भी कर्म है। हम लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शालिनी जी के पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेरी इंटेंशन गलत है, ये मेरा बुरा कर्म है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को ज्ञान दूं। मैं ये चाहता ही नहीं कि लोग मुझसे कुंडली दिखाने आए, मैं चाहता हूं कि मेरी बातों का अनुसरण कर लो। ठीक बात। और उससे फायदा होता है, उससे फायदा ही होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन अभी ये है ही नहीं कि मैं आपसे कोई पैसे कमाऊं। मैं तो कितने पॉडकास्ट में बोलता हूं कि आप जब कुंडली लेकर के किसी पंडित से अपना भाग्य बदलवाने पहुंचते हो, तो क्या भगवान पर आप रोज दीपक जलाते थे, रोज पूजा पाठ करते थे, अब आपको लगता है भगवान मेरी किस्मत को बदल ही नहीं रहा, तो एक पंडित के पास चले जाते हो, वो पंडित फिर वहीं भेजता है, आपसे 10-11 हज़ार रुपए ले लेगा, उपाय बता देगा आपको लाखों रुपए के, और फिर कहेगा जाके शिवालय में, मैं भी तो यही बता रहा हूँ, दुनिया भी यही बता रही है कि ये पूजा कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, ये यज्ञ करा लो, ये अनुष्ठान करा लो, फिर वहीं भेज दिया। तो पहले आप कहाँ थे? वहीं पर थे। आप ईश्वर की भक्ति जब आप ये सोच के कर रहे हो ना कि ईश्वर की पूजा मेरी किस्मत को बदल देगी, ईश्वर तो कर्माधीन है। ईश्वर ने तो आपको कर्म का रास्ता खुला छोड़ दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सारे कार्य अपनी मर्यादा में रहकर किए। आप एक बार मर्यादा का अपनी ताकत तो बनाओ। आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वैल्यू तो देना शुरू करो। आप अगर मैरिटल अफेयर चला रहे हो, आप किसी की बहन की इमेज खराब कर रहे हो, आप किसी को गालियां दे रहे हो, तो आप अपने कर्मा तो खुद ही खराब कर रहे हो। तो 50% कर्मा, फिर 20% आपकी चैरिटी, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका अपने परिवार के साथ रिलेशन। आप अपनी सास के साथ कितना प्यार रखती हैं? अगर आप अपनी सास को अपनी माँ से 21 प्यार करती हैं ना, तो मुझे लगता है आपने 25% को ठीक कर लिया। आप अपने ससुर को अपने फादर की तरह वैल्यू देती हैं, आपने 25% ठीक कर लिया। आप अपने रिश्ते, जो ये रिश्ते ऐसा नहीं है कि आपने चुने हैं, ये रिश्ते ईश्वर ने दिए हैं आपको। आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार, कजन्स हो गए, आपका पति, आपको उनके रिश्ते, ये सब आपको जिम्मेदारियां ईश्वर ने दी हैं। ये लिखी गई थी, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ लिया तो होगा, इस जन्म में वो देने का समय। लेकिन हम इतना लड़ लेते हैं, इतना झगड़ लेते हैं, ननद हो गई, जेठानी हो गई, दुरानी हो गई। आज हर दुरानी को ये लगता है कि जेठानी कुछ टोटके करा रही है, हर जेठानी को ये लगता है कि उसकी दुरानी कुछ। मुझे लगता है कुणाल जी, देवरानी जेठानी अब बहुत बीते ज़माने की बात हो गई। अब तो भाई और भाई को आपस में ट्रस्ट नहीं है, अब तो पिता और पुत्र को आपस में ट्रस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है ये देवरानी जेठानी सास वाली बात बहुत पुराने ज़माने की हो गई। तो यही हमारा 25% है। 75% आपने ठीक कर लिया, उस 25% में 15% एस्ट्रोलॉजी, 1-2% में न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री, वास्तु, ये सब मैटर करता है। मैंने पिछले 30 साल यानी कि 96 से मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। 10 साल सिर्फ इसको पढ़ा, समझा। आज अगर इसको लोगों की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 साल इस पर सिर्फ इसलिए काम किया कि ये काम करता भी है कि नहीं। जब मुझे विश्वास हो गया, तो अब मैंने लोगों को बताना आरंभ किया कि हाँ, ये काम करता है। और इसको पहले ज्योतिष को समझो। ज्योतिष केवल ज्ञान है, आपको समय की, आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना अच्छे कर्मा के, बिना अच्छे स्वभाव के किसी का नहीं बदलता। आप जितने मर्जी उपाय करते रहो, लेकिन अगर हम अपनी कुंडली में भी लिख के देते हैं कि उपाय जितने मर्जी करो, बट माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार, जीवों के प्रति आपके अंदर दया भावना और गरीबों की दुआएं लेते रहो। ये 4 चीजें ही तो बताई हैं मैंने। माता पिता की सेवा करने में कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते रहो, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। 2 चीजें हो गई। जीवों के प्रति, नॉनवेज खाते हो तो मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन जीवों के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। जितने लोग छोड़ सकते हैं छोड़ दें। कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जो वीगन हो गए हैं, नॉनवेज छोड़ो, दूध भी नहीं लेते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं जिसमें दूध इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे लोग वीगन हो रहे हैं। तीसरा, जीवों के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। और चौथा, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, उनकी दुआएं लेते रहो, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेते रहो। बुरा तो पता नहीं कितना होता है, आपसे भी, मुझसे भी, दुनिया से भी, कितने चीटे मकोड़े, कितने लोग हमसे हर्ट होते हैं। लेकिन अच्छा करने का जब मौका मिले, तो ये सोच के नहीं करना कि ये करने से ये ग्रह ठीक हो जाएगा। ग्रह किसी भी उपाय से ठीक नहीं होते। ग्रह सारे आपके कर्मों से ठीक होते हैं। आपकी पूरी बॉडी में ग्रह हैं, आपके
शरीर में आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में बुध, ज्ञान के रूप में बृहस्पति, हड्डियों के रूप में शनि, और आपकी चाटुकारिता के रूप में, आपकी चापलूसी के रूप में, आपकी कटुता के रूप में राहु, और जब आप किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो आपका केतु एक्टिवेट हो रहा है। तो सारे ग्रह, और आपकी सुंदरता के रूप में वीनस, तो सारे ग्रह तो आपकी बॉडी में है। तो अगर आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है तो अपनी बॉडी पे वर्क करें, क्योंकि हमारे शरीर में जो मन है ये रावण है, हमारी आत्मा सीता है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी यानी कि बल रूपी मंगल हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाता है। यही रामायण का सार है। रामायण लिखी इसलिए गई, हमारे सामने प्रेजेंट इसलिए हुई, ये नहीं कि रावण क्या करके गया, राम जी ने उसका वध कर दिया। उनका उद्देश्य क्या था, उनका मोटिव क्या था, उसको समझो। आपका मेरा करेक्टर ठीक हो मोटिव जाएगा। आज के पॉडकास्ट का यही है कि अगर मैं 2 बेटियां भी ऐसी इस देश में हैं जो ट्विशा बनने से रुक पाएं, या अगर केतन अग्रवाल या राजा रघुवंशी हमारे समाज में और ना हो, ऐसा 2 उदाहरण भी अगर इस पॉडकास्ट के जरिए हो गया, 2 लोग भी अगर बच गए, तो मुझे लगता है वो ही बहुत बड़ा काम मैं कर पाऊंगी इस पॉडकास्ट देखो, के जरिए। हमने ये एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट किया है। हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है किससे शादी करें, किससे ना करें, क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान ना रखें। बट मेरा मोटिव उससे भी पहले ये है कि अगर बेटी गलत जा रही है तो बेटी को समझाओ, बेटा गलत जा रहा है तो बेटे को समझाओ। हर माँ को पता होता है, हर बाप को पता होता है उसके बच्चों का चरित्र कैसा है। आज मोदी जी को कितने लोग गालियाँ दे रहे हैं, क्या उनके पिता ने उनकी वीडियो नहीं देखी होगी? अगर पहली गाली पर एक थप्पड़ लगाया होता तो शायद उनका भविष्य उसी समय सुधर गया होता। मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, बट मैं किसी के, आज मोदी जी पदवी पे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। कल को राहुल जी बैठेंगे, जो भी उस गद्दी पे बैठेगा मैं उसको नमन करूंगा, क्योंकि उस पद की गरिमा, उस पद की वैल्यू को दुनिया के हर इंसान को समझना चाहिए। और मोदी जी 75 ईयर्स ओल्ड हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने देश के लिए बुरा तो नहीं किया, अच्छा तो पता नहीं कितना किया होगा, पर मुझे लगता है बुरा तो नहीं किया, और ना उन्होंने कोई करोड़ों अरबों के पैसे संपत्ति जोड़ ली जो अपने बच्चों को देके जाएंगे। फिर भी अगर लोग उसको गाली दे रहे हैं तो मैं कहता हूं हर माता पिता को सिर्फ ये समझने की देर है कि आपके बच्चे जब पहली गलती करते हैं ना, एक बच्चा जब पहली बार कोई पेंसिल चुरा के लाता है इस छोटी क्लास में, जब कोई चोरी करके लाता है, अगर माता उसी समय उसकी गलती को ठीक कर दे तो बच्चे को ये पता होता है कि ये मैंने गलती करी थी। और जब माता चलो कोई बात नहीं है तो उसको, कि छोटा बच्चा है उठा के ले आया, तो उसको लगता है कि शायद ये ठीक होगा। एक मर्डरिस्ट जो है, जिसने बहुत सारे मर्डर कर रखे हैं, जब वो पहली बार किसी को मारता है ना, तो पूरी रात उसके मन और आत्मा का युद्ध होता है। आत्मा कहती है तू ये गलत करके आया, तू ये पाप करके आया, लेकिन मन रावण है, मन समझाता है अरे दुनिया भी तो कर रही है, उसने भी तो मार दिया, उसने ऐसे भी तो कर दिया, इससे तेरे को तो फायदा ही होएगा। तो अगर मन जीत जाता है उसकी आत्मा पर, तो फिर वो खूंखार आतंकवादी भी बन जाता है, नरबक्षी बन जाता, फिर वो इंसान नहीं रहता। ठीक बात। मैं हालांकि थोड़ा अगर इसको जो आपने मोदी जी और गाली वाली बात जो समझाई, मैं उसको एक दूसरे तरीके से अगर कहना चाहूँ अपने व्यूवर्स से, मेरा ये मानना है कि आप किसी को पसंद करें नापसंद करें, किसी की नीतियों के आप खिलाफ हो, अगर शब्दकोश आपके पास अच्छा है तो गालियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर विरोध का तरीका आपके पास ठीक है तो सामने वाला अगर गलत कह रहा है, शब्दकोश आपके पास है तो अपनी नाराज़गी भी आप जाहिर कर सकते हैं और अपना क्रोध भी जाहिर कर सकते हैं। शब्दकोश जिनका कमजोर होता है, गालियों का सहारा उन्हीं को लेना पड़ता है। सही बात, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चा है। तो इसलिए अपने शब्दकोश को स्ट्रांग कीजिए। हो सकता है कल दिन आपको पति की बात ना समझ आए। शब्दों का प्रयोग अच्छा होना चाहिए, और शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बातों की ताकत, कहते हैं ना कि आपकी कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, तलवार से भी ज्यादा होती है, ऐसे ही आपकी जुबान की जो काट है वो तीर से भी भयंकर होती है। मतलब ये क्या कि आप बच नहीं सकते कि जेनजी की तो भाषा यही है, आजकल के बच्चे तो ऐसे बोलते नहीं। जेनजी कभी आप हमारे बच्चों को मिलोगे, मैं कितने ऐसे परिवार में जाता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को समझाया, सही गाइडेंस दी। मैं कहता हूँ कि मुझे दूसरों से मैं प्रेरित हुआ, तभी तो मैंने अपने बच्चों को वो ज्ञान देने की कोशिश की। ठीक बात है। आज हमें ये लगता है कि
कोई भी, चाहे हमारा दुश्मन है चाहे हमारा दोस्त है, हमारे बच्चों का आदर सत्कार, हमारे बच्चों के अंदर जो विनम्रता भाव है वो अच्छी होनी चाहिए। हमने जो गलतियां करी हैं, हम अपने बच्चों के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक बात है। अब हम क्योंकि मुद्दे से बहुत भटक चुके हैं, तो मैं वापस आपको ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप ये बताएं, लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया है। लोग सही उम्र जो पहले बताई गई थी उस पर शादी कर नहीं रहे हैं। माँ बाप भी निश्चिंत है कि बच्चा चलो पढ़ तो लेता है 21, 22, 23 साल की उम्र तक, उसके बाद वो जॉब शुरू करता है, फिर अभी वो स्टेबल हो रहा है, अभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा करते करते शादी की उम्र बड़ी निकल जाती है। तो क्या ज्योतिष या कुंडली हमें ये भी बताती है कि शादी की सही उम्र क्या है? क्या ग्रहों को देख के आप ये निर्धारण पहले ही कर पाते हैं कि अमुक व्यक्ति का विवाह इस उम्र में अगर हो तो सबसे सही होगा? देखिए, वैसे जो शादी की जो एज है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी देखें कि लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ कि लड़की 20, 21, 22 साल की होनी चाहिए, लड़का 23, 24, 25 का होना चाहिए, ताकि जब लड़का 40, 50 की एज में जाए तो उसका जो बच्चा है उसके कंधे से कंधा मिला के उसकी ताकत बन चुका हो। आज कई बार पिता जो है 60 साल के होते हैं और बच्चा 12th कर रहा होता है, तो मैं जानता हूँ कि उनकी दुविधाएं कितनी भयंकर होती हैं। लेकिन वो उन लोगों की जो समय पे शादी नहीं होती, समय पे फिर बच्चे नहीं करते, क्योंकि अभी ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शादी हो गई लेकिन अब 4 साल तक जी हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, अभी बच्चा प्लान नहीं करना। तो पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, शनि देव बैठ जाएं। शनि आपको पता है डिले देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर आपके बच्चे की शादी के योग या तो 20, 21, 22 में बनेंगे, उस समय अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, और अगर आप उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप सोचते हो नहीं अभी 24, 25 में, फिर 24, 25 नहीं, फिर 34, 35, 45, 50 होते देर नहीं लगेगी। शनि कहाँ बैठा हो तो? 7th हाउस में। अच्छा, 7th हाउस हमारे पार्टनर के आने का, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। शादी के करीबन 6 से 8 योग बनते हैं। जैसे लड़के के लिए शुक्र की दशा अंतरदशा जब आती है तो रिश्ते भी लाती है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती है तो रिश्ते लाती है, बृहस्पति की दशा अंतरदशा रिश्ते लाती है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह जब आएंगे, उसके बाद वीनस, जब ये ग्रह महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे, जब आपकी एज करीबन 20 से 25 साल की एज में होगी, उस समय जब ये आएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं से रिश्तों की लाइन लगनी आरंभ हो जाएगी। लेकिन नहीं, अभी तो हमारी बच्ची पढ़ रही है, मेरी बच्चा छोटा है, अभी नहीं करना, अभी तो उसको करियर बनाना है। तो धीरे धीरे जब ये दशाएं खत्म हो जाती है, फिर कभी केतु, कभी राहु, कभी ऐसी दशाएं आती हैं कि फिर आप चाह करके भी आपको, आज जैसे किस्मत ने एक बहुत अच्छा पार्टनर आपके लिए चुना, अब वो आया, उसका रिश्ता वो ग्रहों ने डिसाइड किया और वो रिश्ता आपके द्वार पर आ गया, लेकिन आपने उसको अवॉइड कर दिया, आपने उसको भगा दिया। अब वो ग्रह तो नहीं आएगा ना। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपकी बुआ जी एक अच्छा रिश्ता लाई और आपने बुआ जी को सुना दिया कि बुआ जी मेरी पढ़ाई होनी है, बुआ जी को अच्छा नहीं लगा, बुआ जी नेक्स्ट कभी जितना मर्जी अच्छा रिश्ता आ जाए वो लेके नहीं आएंगे आपके लिए। तो ये उदाहरण, मैंने नाम जरूर बुआ जी का ले लिया, सॉरी लेकिन ये मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ। सूर्य भी, चंद्रमा भी, मंगल भी, ये सब ग्रह हमारी जन्म कुंडलियों में बैठे हैं। ये 7th हाउस के मालिक की दशाएं और 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और उसके बाद फिर गुरु, चंद्रमा और वीनस, ये हमारे लिए शुभ, अच्छे, गुणवान पत्नी और पति की प्राप्ति कराते हैं। हम जब इनको अवॉइड कर देते हैं, इनकी नहीं सुनते, तो धीरे धीरे फिर राहु, केतु, शनि फिर ये रिश्ते लाएंगे, वो रिश्ते कभी चलेंगे नहीं। लेकिन क्या कुंडली देख के आप लोग ये पहले से बता देते हैं कि ये वाला जो योग है, क्योंकि आपने कहा कि 5, 6, 7 योग बनते हैं किसी भी शख्स की कुंडली में, हाँ, ये बता देते हैं, तो बहुत इजी है। अगर सबसे सटीक उम्र या योग कौन सा बन देखो, रहा है? अब वो योग अगर शुक्र की दशा किसी पे 10 साल में चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल में उसकी शादी का योग है। हाँ। पहले तो कि शादी के लिए सही योग, वो सही एज, वो एज है करीबन 20 से लेकर के 25 के बीच में, और जितने भी ये योग हैं ये सारे 20 से लेकर के 30 की एज के बीच में ही आएंगे। इन समय में, इस एज में अगर आपने उन योगों को पहचान लिया, तो आपका बच्चा एक अच्छी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेगा।
उम्मीद मैं यही करती हूँ और शुभकामनाएं आप सभी लोगों को यही देती हूँ, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि अगर विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वो बेहतर साबित हो। शुभकामनाएं पहले से मेरी आप लोगों को, और आज के पॉडकास्ट से बहुत मदद कई लोगों को मिली होगी, ये उम्मीद भी मैं कर रही हूँ। और इसके साथ ये भी जाते जाते जो मेरा टेक अवे है, जो कुणाल जी से मुझे समझ आया, वो सबसे बड़ी बात यही है कि गुण मिलान को 10% से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप खुद ज्योतिषी बने हुए हैं और गूगल पर चेक कर रहे हैं तो भी, किसी ज्योतिषी के पास जाके सिर्फ गुण मिलान करवा रहे हैं तो भी 10%, 90% वो बातें हैं जो कुणाल जी ने आपको बताई, और कुछ वो भी जो आज हम पॉडकास्ट में नहीं कर पाए क्योंकि बहुत वास्ट जो गुण मिलाने वाले जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो अलग होते हैं। अब जो पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं, उनके पास भी लैपटॉप आ गए हैं। अब उनको ग्रहों को उतना पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो आचार्य या पीएचडी जो भी करी है वो पूजा पाठ में करी है। अब उनको भी पता है कि पूजा पाठ में कोई दक्षिणा देता नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी में अरे आपके बच्चे पे तो राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, केतु चल रहा है, इसमें अच्छी कमाई है। हर एस्ट्रोलॉजर जानता है, हर एस्ट्रोलॉजर कमा भी राहु केतु शनि के नाम पे ही रहा है। हालांकि मुक्ति किसी को मिलनी नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। सबको अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और कर्म फल दाता है। वो जब लेने पे आएंगे तो सूद समेत आपसे सब कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ उस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि उन गुणों को महत्व की किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलकर के उनको कुंडली का आकलन, और जब आपको लगे ना कि यार ये पंडित जी ने कुछ उपाय बताए हैं तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तब 2-3 लोगों को 11-11 हज़ार 20-20 हज़ार भी खर्च होते हैं। 2-3-4 एस्ट्रोलॉजर को अपने बच्चे की जो जिससे शादी करने जा रहे हो उसकी कुंडली मैच कराएं। अगर आपको लगता है 2-3 लोगों की बातें सेम ठीक हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, 2-3 लोगों की बातें ठीक हैं, तो फिर आप उस पर आगे बढ़ जाइए। मैं आपको बता दूं, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उनकी कोई भी पूजा होती है, कात्यायनी सहस्त्रार्जन कराते हैं हम, बृहस्पति की पूजा कराते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। किसी की भी लड़की है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे रोडपति है, कोई गरीब फैमिली है, हमें इस बात से कोई मैटर नहीं करता। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। राजा दशरथ जी ने किया था, उपाय किया था ना उन्होंने, तभी तो बेटे हुए। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हम कराते हैं। अगर बेटियां हैं तो पुत्र की श्योरिटी है कि आपको बेटा होएगा ही होएगा। बच्चा नहीं है तो फिर संतान की श्योरिटी है, बेटा बेटी की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना ग्रहों से लड़ नहीं रहे हैं हम। कुंडली में योगों को देख करके ही वो पूजा कराते हैं, वो टाइम में निकाल के देते हैं, और जब बेटा बच्चा हो जाता है तब हम पैसे चार्ज करते हैं। ये तो बुरा नहीं है ना? बिल्कुल। कोई भी ऐसा एक चीज लेकिन बुरी है कि अगर बेटियां ही बेटियां हैं तो आपने कहा कि फिर बेटे का योग बन रहा है। कई बार मैं बताता हूँ कि शालिनी जी, नहीं मना कर दिया करो आप, कुणाल जी वापस आप भेज दो। ये मैं बता दूं कि सच और झूठ दोनों का रोल प्ले है इस दुनिया में। दिन और रात दोनों का महत्व है। दिन का महत्व इसलिए है कि रात है, अगर रात ना होती तो दिन की वैल्यू ना होती। तो मेरी नज़र में दोनों इक्वल है, बेटा भी और बेटी भी। अगर किसी के बेटा है तो भी पुत्री की भी श्योरिटी हम देते हैं कि आपको अगला बच्चा बेटी ही होगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं पुत्रों की तरफ, मैं तो खुद चाहता था कि मेरे पहली बेटी जिसका नाम कामाख्या है, मैं चाहता था दूसरी भी बेटी हो, मैं शांभवी नाम रखता, लेकिन वो मेरी मम्मी, मेरी माता श्री, उन्होंने कांवड़ बोल दी उन्होंने। तो हर माँ का एक सपना होता है, स्त्री से भी दुनिया नहीं चल सकती। कल को आपकी बेटियां ही बेटियां हो जाएं इस धरती पे, तो शादी किससे करोगे? नहीं, मेरा तो दोनों का संतुलन जरूरी है। ये था कि प्रभु की इच्छा से जो हो गया वो स्वीकार करना चाहिए। प्रभु की इच्छा ही है, हमारा काम है पूजा करना, देना तो प्रभु के हाथ में है। अगर संतान नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है हर मत का एक अपना गुण है, तो क्योंकि आपके मत का मैं सम्मान कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरे मत का भी कुछ लोग जरूर सम्मान करें कि अगर संतान नहीं है और उसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह पुत्र बोल जरूर में रहा हूँ। हाँ। पर वो एक तरीके से संतान बेटियां ही बेटियां हैं, और कोई पुत्र की कामना से अगर पूजा कर रहा है तो मैं तो फिर उसके साथ नहीं हूँ। जो है मैं उसका भी सम्मान करती हूँ, पर ये मेरी अपनी। इसमें हमने बहुत सारी फैमिलियों को ऐसे देखा है, जैसे रजनीगंधा ग्रुप, छोटा ग्रुप नहीं है, उनकी जो बहुएं हैं पल्लवी भाभी और अंजलि, जो शिखर गुटके वालों की, शिखर पान मसाले वालों की बेटी हैं, उनका हमने पुत्र कामेष्टि कराया। तो हमारे लिए हमने
किसी को भी ये है ही नहीं कि हमने उनको चार्ज करना, हमारे लिए पैसे की कोई लालसा है। हमारा जो खर्चा होता है वो आफ्टर बच्चा, जब संतान हो जाती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर संतान नहीं है तो हम उसके बाद ही चार्ज करते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ जी के एक बेटी थी तो उन्होंने पुत्र की इच्छा की और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ ऋषि चाहते वो भी कर सकते थे, ब्रह्म ऋषि की उपाधि उनको प्राप्त थी, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पूजा कराई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। रामचरितमानस में उनकी पुत्री का जिक्र नहीं है, दशरथ जी की नहीं थी उनकी पुत्री। और मैं बता दूं आपको कि जब पूजा कंप्लीट हुई तो उनसे उसकी दक्षिणा जब मांगने के लिए कहा गया तो श्रृंगी ऋषि ने उनकी पुत्री के साथ ही अपनी शादी की इच्छा, यानी कि उनकी पुत्री को ही मांग लिया था। तो राम जी के जीजा जी भी हैं। रामचरितमानस का कई बार पाठ कर चुकी हूँ मैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप अगर इसको गूगल पे डाल के देखोगे या आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आपको ये जरूर मिलेगा कि उनकी सबसे पहले एक पुत्री थी और उसके बाद उनको इच्छा थी कि मैं पुत्र, क्योंकि जो राजा दशरथ थे उनका जो पहला जन्म था वो सूर्य नारायण और संज्ञा जो उनकी पत्नी थी उनके पुत्र मनु के रूप में था। यानी कि मनु उनकी पहली संतान थे और मनु ने ही विष्णु भगवान को प्रसन्न करके पुत्र के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी। तब विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया था कि इसी कुल में, इसी पीढ़ी में तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। तब उनका जन्म राजा दशरथ के रूप में हुआ और शत्रुपा जो उनकी पत्नी थी उनका जन्म कौशल्या माता के रूप में हुआ। और देखो प्रभु विष्णु भगवान ने राम जी के रूप में उनके घर में जन्म लिया। वजह भले ही श्रृंगी ऋषि बन गए, हाँ। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। कहते हैं ना, जो इजी, जो पावरफुल चीजें हैं ना वो आसानी से नहीं आती, जब तब करने से आती हैं। तो यही हमने थोड़ा पढ़ा भी है और उसी को थोड़ी वैल्यू देने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, मैं बस यही कहूँगी कि विवाह से शुरू हुई ये चर्चा संतान तक आकर के समाप्त हो रही है, तो विवाह भी उत्तम रहे और संतानोत्पत्ति भी उत्तम रहे, यही शुभकामना। और बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, जो आपने इतना समय दिया। नमस्कार।